नमस्कार, मैं डॉक्टर राजपाल सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। पिछले वीडियो में हमने हिंदी भाषा के विविध रूपों पर चर्चा की थी और साथ ही बोलचाल की भाषा हिंदी पर भी चर्चा हुई थी। आज हम राजभाषा हिंदी के बारे में विचार करेंगे। राजभाषा से तात्पर्य संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की कार्यालयीय भाषा से संबंधित है, यानी जिसमें संविधान में ये उपबंध किया गया हो कि राजकाज की भाषा या सरकारी कार्यालयों में किस भाषा का उपयोग किया जाएगा। निसंदेह हिंदी हमारी राजभाषा है। अनुच्छेद 343 में उपबंध किया गया है कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी, लेकिन उसके साथ ही एक जुड़ी हुई विसंगति ये है कि भारत जब आज़ाद हुआ, भारत जब स्वतंत्र हुआ, उससे पहले तक सारा कामकाज अंग्रेजी में होता था। इसलिए एकदम से हिंदी को नए लागू करके कि 15 वर्षों का एक समय सीमा रखी गई, जिसके अंतर्गत 15 वर्ष के बाद में जो है हिंदी पूरी तरह लागू होगी और 15 वर्ष तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी कामकाज होता रहेगा। यानी ये समय सीमा 1965 तक समाप्त होने वाली थी और 1965 में अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त होने वाला था। उससे पहले ही दक्षिण भारतीय राज्यों द्वारा हिंदी के विरोध में हिंसक आंदोलन किए, हिंदी हटाओ नाम से उन्होंने नारा दिया और उस विरोध को देखते हुए संसद ने विधि द्वारा इस अंग्रेजी प्रयोग की जो समय सीमा 15 साल की थी उसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को ये निर्णय किया गया कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब हम इसकी संवैधानिक स्थिति की बात करते हैं। राजभाषा संबंधी संविधान में जो उपबंध है वह संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 343 से 351 तक है। अनुच्छेद 343 ये कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, लेकिन भारतीय अंकों का जो रूप है वह अंतर्राष्ट्रीय रूप प्रयुक्त होगा। इसका आशय यह है कि लिपि वर्ण तो देवनागरी के होंगे, लेकिन जब हम अंकों की बात करते हैं तो वह देवनागरी अंक न होकर, यानी 1 2 3 ये न होकर 1 2 3 4 इन अंकों का प्रयोग होगा। यानी राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, लेकिन अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप ही प्रयुक्त किया जाएगा। और अनुच्छेद 343 ये भी कहता है कि हिंदी के साथ साथ 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग भी जारी रहेगा। अनुच्छेद 344 ये कहता है कि राष्ट्रपति संविधान के लागू होने यानी प्रारंभ होने के पश्चात 5 वर्ष पश्चात और 10 वर्ष पश्चात एक आयोग का गठन करेगा और वह आयोग राष्ट्रपति को यह सिफारिश करेगा कि किन शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी को बढ़ाया जा सकता है और साथ ही किन शासकीय प्रयोजनों में यानी कार्यालयों में या सरकारी कामकाज में अंग्रेजी पर क्या क्या प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इस तरह की सिफारिश वो आयोग करेगा जिसका गठन 2 बार होगा, यानी संविधान लागू होने के 5 साल बाद, यानी संविधान लागू हुआ 1950 में, 1955 में और संविधान लागू होने के प्रारंभ होने के 10 साल बाद यानी 1960 में। इस तरह ये 2 आयोगों का गठन हुआ और उन्होंने अपनी सिफारिशें भी दी कि कहाँ कहाँ हिंदी का प्रयोग को बढ़ाया जा सकता है और कहाँ पर अंग्रेजी के प्रयोग को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अनुच्छेद 345 अनुच्छेद 345 राज्यों की भाषा की बात करता है। ये कहता है कि यदि राज्य विधानमंडल चाहे तो विधि द्वारा उस राज्य में बोली जाने वाली अथवा किसी अन्य भाषा अथवा हिंदी को वह शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकृत कर सकता है। यानी कोई राज्य चाहे तो उसका विधानमंडल है वह विधि द्वारा
या तो उस राज्य में बोली जाने वाली या कोई दूसरी भाषा या हिंदी, यानी उसके पास तीनों ऑप्शन है। इनमें से किसी को भी वो जो चाहता है वह उस राज्य के लिए, उस राज्य के कामकाज के लिए, शासकीय प्रयोजनों के लिए उस भाषा को स्वीकृत कर सकता है। यदि वह स्वीकृत करने में असमर्थ रहता है, इस तरह का उपबंध करने में असमर्थ रहता है, तो फिर वहां का कामकाज है वो अंग्रेजी में जारी रहेगा। अनुच्छेद 346। अनुच्छेद 346 राज्यों के, संघ और राज्यों के बीच के आपसे पत्र व्यवहार की भाषा के संबंध में ये कहता है कि संघ द्वारा प्राधिकृत भाषा, प्राधिकृत भाषा से यहाँ से अंग्रेजी से है कि संघ द्वारा प्राधिकृत भाषा अर्थात अंग्रेजी संघ और राज्यों के बीच की पत्र व्यवहार, उनके बीच, उनके मध्य होने वाले पत्र व्यवहार आदि की भाषा रहेगी। राज्यों के बीच, राज्यों के आपसी पत्र व्यवहार में और संघ और राज्यों के बीच में यदि पत्र व्यवहार होता है तो वो प्राधिकृत भाषा यानी अंग्रेजी में होगा। लेकिन यदि दो राज्य चाहें तो वे आपस में पत्र व्यवहार के लिए हिंदी को स्वीकृत कर सकते हैं। ये कहता है अनुच्छेद 346। अनुच्छेद 347 ये राज्य की दूसरी भाषा के संबंध में, सेकंड लैंग्वेज के रूप का उपबंध करता है। यह अनुच्छेद कहता है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा भाग, एक पर्याप्त भाग ये चाहे कि हमारे द्वारा बोले जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा का दर्जा दिया जाए, तो राष्ट्रपति ये उपबंध करवा सकता है, ये निर्देश दे सकता है कि इस भाषा को दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में पहली भाषा हिंदी है और दूसरी भाषा के रूप में वहाँ उर्दू को मान्यता दी गई है। तो यदि जनसंख्या का पर्याप्त भाग ये चाहता है कि हमारे द्वारा बोली जाने वाली भाषा को आप दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दो, तो राष्ट्रपति राज्यों को ये निर्देश दे सकता है। अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 348 कहता है कि जब तक संसद कोई और उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी सभी राज्यों के हाई कोर्ट, इन सब की भाषा अंग्रेजी ही रहेगी। इनकी पूरी कार्रवाई अंग्रेजी में ही होगी। अनुच्छेद 349। अनुच्छेद 349 कहता है कि राजभाषा से संबंधित कोई भी विधेयक अथवा उससे संबंधित कोई भी संशोधन बिना पूर्व राष्ट्रपति की मंजूरी के नहीं लाया जा सकता। यानी संसद राजभाषा संबंधित कोई संशोधन लाती है या कोई विधेयक लाती है तो उससे पहले उन्हें राष्ट्रपति की अनुमति, पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी वो विधेयक या संशोधन संसद में लाया जा सकता है, रखा जा सकता है। अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दूर करने के लिए कि संघ यानी केंद्र और राज्य द्वारा जो भाषाएं स्वीकृत की गई है यानी हिंदी और दूसरी जो अन्य भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची की भाषाएं, उनमें अपनी शिकायत आवेदन दे सकता है। यानी हम कई बार ये सोचते हैं कि हम हिंदी में यदि शिकायत दर्ज कराते हैं तो पता नहीं केंद्र से जवाब आएगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। संविधान में ये उपबंध किया गया है कि आप अपनी शिकायत दूर करने के लिए संघ और राज्यों द्वारा निर्धारित जो भाषाएं हैं उनमें किसी में भी आवेदन देने के हकदार होंगे, अधिकारी होंगे। अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 हिंदी के प्रचार प्रसार करने से संबंधित है। ये कहता है कि संघ का ये दायित्व होगा कि हिंदी का प्रचार बढ़ाए और उसके विकास के लिए प्रयास करें। ये कहता है कि भारतीय संस्कृति के जो सामाजिक तत्व हैं, भारतीय संस्कृति की जो समरसता है उसको बढ़ाने में योगदान करें। कैसे कि भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, बोली जाती है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो उन सभी भाषाओं को लिखने में देवनागरी वर्णमाला सक्षम हो। तो इस तरह कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती है जिनको लिखने के लिए देवनागरी में वर्ण नहीं है। तो
इस देवनागरी वर्णमाला का इस तरह विकास किया जाए कि उन सभी भाषाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, यानी हिंदी वर्णमाला जो है उन सभी भारतीय भाषाओं को लिखने में सक्षम हो। और ऐसे वर्णों का पिछले वर्षों में काफ़ी विकास हुआ है। वर्णों के ऊपर नीचे कुछ चिन्ह या निशान लगाकर उस तरह की ध्वनियाँ बनाई गई है। इस तरह संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन अंग्रेजी से संबंधित उपबंध होने के कारण आज भी हिंदी पूरी तरह राजभाषा का दर्जा व्यावहारिक रूप में प्राप्त नहीं कर पाई है। इसके दो बड़े कारण हैं। एक तो अंग्रेजी परस्त जो अधिकारी होते हैं वो हिंदी में पत्र व्यवहार नहीं करना चाहते, वो पत्र व्यवहार कामकाज सारा अंग्रेजी में ही करते हैं। और दूसरा, कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी है। लेकिन इन सब के बावजूद संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। धन्यवाद।